हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करेंगे आज का रिवीजन लेक्चर। तो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच से हमें स्टार्ट करना है। कल इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके, तो देखो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच जो है वो सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू है क्या निकालने के लिए, इक्विलिब्रियम निकालने के लिए। अगर हम ये वाला शेड्यूल देखें तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे आप ADAS से भी निकाल सकते हैं, ओके, या आप S&I अप्रोच से भी निकाल सकते हैं। आंसर विल कम आउट टू बी सेम, आंसर अलग नहीं होगा। ठीक है, देखो कल हमने क्या किया था, मानो 300 लेवल पे इक्विलिब्रियम आ रहा है। 300 लेवल से पहले क्या हो रहा है कि जो आपकी AD है वो ज्यादा है AS से, एंड एट इक्विलिब्रियम लेवल क्या हो रहा है, AD बराबर हो गया AS के। आफ्टर इक्विलिब्रियम लेवल क्या हो रहा है, ये हो गया। ठीक है, पहले इसको स्टडी करो, फिर S और I अप्रोच समझनी बहुत इजी हो जाती है। AD और AS अप्रोच में क्योंकि शुरू में AD बहुत ज्यादा थी, AS कम थी, ठीक है, तो लोगों ने सेव किया होगा या सेव नहीं किया होगा, मुझे ये बात बताओ बस। अगर AD ज्यादा थी और AS कम थी तो सेविंग्स कहाँ से हुई होंगी, डिससेविंग ही हुई होगी। ठीक है, लेकिन एट दैट टाइम अगर हम जीरो लेवल ऑफ इनकम पे बात करें, बिकॉज वी आर टेकिंग ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, तो उसकी जो सोच थी प्रोड्यूसर की इन्वेस्टमेंट को लेके, दैट वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन इनकम। वो तो कहता मुझे 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है, सी दिस वन। ठीक है, मतलब प्लान्ड इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ की थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट का पैसा आना कहां से था, बैंक्स में से आना था। बैंक्स में कहां से आना था, सेविंग्स में से आना था। क्या हो गया पंगा, क्या हो गया कि सेविंग्स हुई नहीं। सेविंग्स तो तब होती अगर लोग डिमांड कम करते, ठीक है, तो या इनकम ज्यादा होती, तब होती है आपकी सेविंग्स। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा पुल्टा हो गया, क्योंकि डिमांड का सेगमेंट ज्यादा था और AS कम था। AS कम था मतलब इनकम कम थी, ऐसे समझो। ठीक है, तो लोगों ने सेविंग्स की नहीं। तो शुरू में जितने पॉइंट के लिए AD ज्यादा रहता है उतने पॉइंट के लिए सेविंग्स कम रहती हैं, ऐसे समझना। जितनी देर के लिए AD ज्यादा उतनी देर के लिए सेविंग्स कम, क्योंकि बचाया ही नहीं, डिमांड ही बहुत ज्यादा कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आपकी AD और AS बराबर हो जाते हैं वैसे ही S और I भी बराबर हो जाते हैं। एंड आफ्टर दैट जब इनकम लेवल बढ़ता है, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, इनकम लेवल बढ़ गया, इनकम जब बहुत ज्यादा होगी, डिमांड तुम उतनी कर नहीं रहे हो, ये वाला पार्ट देखना है आपको, नीचे वाला। इनकम ज्यादा है, डिमांड कर नहीं रहे हो, बाकी का पैसा कहां गया होगा, सेविंग्स में, तो ये हो गया। लेकिन इन्वेस्टमेंट तो नहीं ना बढ़ रही, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट तो कितनी है, ऑटोनमस है। ऑटोनमस मींस इंडिपेंडेंट नहीं है, सॉरी इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है इनकम पे। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा क्राइटेरिया है। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली फॉलो करें तो इसको डायग्रामेटिकली करने के लिए इसकी डायग्राम कुछ ऐसी बनती है, देखो S और I अप्रोच के लिए ये किसका कर्व है, ये I का कर्व है, ये किसका कर्व है, ये सेविंग्स का कर्व है। दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम, दिस इज नोन एज BEP। ओके, इफ यू टॉक अबाउट दिस पॉइंट क्या हो रहा है यहाँ पे, बताओ क्या हो रहा है, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज मोर देन प्लान्ड सेविंग्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्लान की हुई थी, हुआ नहीं क्योंकि सेविंग का पैसा आया ही नहीं। जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई, जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई वैसे वैसे सेविंग्स बढ़ती गई। और एक टाइम ऐसा आया कि दोनों मैच कर गए, लेकिन पता नहीं चलता, मैंने कल भी बताया था कि पता नहीं चलता कि इक्विलिब्रियम आ गया, इनकम जनरेट हो ही जा रही है। ठीक है, सेविंग ज्यादा हो गई, इन्वेस्टमेंट कम हो गई, हेयर ये सिचुएशन हो गई। अगर प्लान्ड इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी और सेविंग नहीं हुई, ठीक है, सेविंग कम थी, इट मींस डिमांड ज्यादा थी, आपको इसका मैकेनिज्म सेम लिखना है कि स्टॉक गिर गया इस टाइम पे। स्टॉक गिर गया का मतलब क्या है, जितना चाहिए था उतना था नहीं। एंड यहाँ पे क्या लिखोगे कि स्टॉक बढ़ गया मतलब पाइल्ड अप हो गया स्टॉक, आप इसको ऐसे लिखेंगे, बाकी का मैकेनिज्म सेम है। इज इट ओके, मतलब अलग से स्केड्यूल याद नहीं करना आपको, अगर AD/AS का स्केड्यूल याद है तो उसी में से कवर हो जाएगा। ये रही इसकी AD/AS की डायग्राम, इसी के साथ कॉरेस्पॉन्डिंगली ये रही इसकी S और I की डायग्राम। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, मैं इसको डायग्रामेटिकली करवा देती हूँ आपको, विच इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखो अगर मैं बात करूं
कि आपको आपकी इकोनॉमी की इनकम बढ़ानी है। इक्विलिब्रियम लेवल क्या कहता है? ये कहता है अगर आपको अपनी इकोनॉमी का इनकम लेवल बढ़ाना है तो इक्विलिब्रियम के लिए एडी भी तो बढ़ाना पड़ेगा, यस और नो? ठीक है, एडी में बढ़ाने के लिए इकोनॉमी तभी अप होएगी अगर एडी बढ़ेगी, एएस बढ़ा के नहीं चलोगे। बिकॉज जब आप केन्जियन अप्रोच करते हो तो आप केन्जियन में एक चीज करते हो कि डिमांड के पीछे पीछे सप्लाई चलेगी, है ना? पहले डिमांड बढ़ेगी फिर सप्लाई बढ़ेगी। आप सामान सप्लाई करके क्या कर दोगे अगर डिमांड ही नहीं होएगी सामने? आपका मेन फोकस इस पे रहेगा अगर आप अपनी इकोनॉमी को ग्रो करवाना चाहते हो। अब एडी में यू हैव टू ऑप्शंस। अगर आपको पूरी एडी को बढ़ाना है तो यू हैव टू ऑप्शंस कि सी को बढ़ाएं या आई को बढ़ाएं। मैं कहती हूं सी तो एडी के ऊपर ही डिपेंड करता है। सी बढ़ाना है, आप लोगों को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, आप लोगों को इनकम बढ़ानी पड़ेगी अपनी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ाओगे? कंजम्पशन इज फंक्शन ऑफ, कल किया, इनकम बढ़ेगी तभी कंजम्पशन को बढ़ाओगे। कंजम्पशन लेवल बढ़ाने के लिए इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। इनकम को बढ़ाने के लिए देश में एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ाना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट लेवल तो तब बढ़ेगा अगर देश में क्या बढ़ेगी? प्रोडक्शन बढ़ेगी। ऐसे थोड़ी बंदा अपने पास एम्प्लॉय करके रख लेगा। प्रोडक्शन तो तब बढ़ेगी अगर डिमांड बढ़ेगी। तो फिर तो तुम उसी पे आके टिक गए। तुम कह रहे हो डिमांड बढ़ानी है, ठीक है, तुम कह रहे हो डिमांड बढ़ानी है। मैंने बोला ठीक है, डिमांड बढ़ाने के लिए कंजम्पशन बढ़ा दो। तुमने कहा कंजम्पशन तो खुद डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है भाई। तो मतलब डिमांड में इसको बढ़ाना बहुत मुश्किल है। हम नॉर्मली इस चीज के ऊपर बात करते हैं। अब हम वो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनमस, लेकिन अब आपने उस ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया। लाइक अगर पहले 40 थी तो अब आप कह रहे हो वो आप 60 करोगे, आप 20 और बढ़ा दोगे। दैट इज अगेन नॉट डिपेंडेंट ऑन इनकम। आपने उसी को बढ़ा दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम आप उसको बढ़ा दोगे, ठीक है। अब ये क्या बात कहते हैं कि मान लो अगर हम डायग्राम ले लें इक्विलिब्रियम की, दिस इज एएस का कर्व एंड दिस इज एडी का कर्व। एडी में आया सी एंड आई, एंड ये क्या आया बेटा? ये क्या आया? इक्विलिब्रियम लेवल। एंड ओ वाई क्या आया? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। आपको एडी बढ़ानी है। एडी बढ़ाने के लिए ये हो गया, एडी 1 बन गई, लेकिन इसमें बढ़ा क्या? ये हुआ। ये जो नई एडी बनी है ये दिस इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू इन्वेस्टमेंट। अब ये कहते हैं कि जो तुमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई वो तो इतने से बढ़ाई, लेकिन जो तुम्हारे देश का इनकम लेवल है वो इतने से बढ़ गया। दिस इज मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट। क्योंकि जब एक बंदा इन्वेस्टमेंट करता है तो वो सिर्फ एक बंदे की इनकम नहीं जनरेट करता, वो आगे बहुत सारा चेन रिएक्शन लेके आता है। दिस इज मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लायर इज डिनोटेड बाय के। एंड के को यहाँ पे जैसे कि हमने लेक्चर्स में भी किया हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। के बेसिस पे ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। 3 फॉर्मूलाज हैं के। या तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई, इसका मतलब कितनी चेंज इन इनकम हो रही है ड्यू टू, सॉरी यस, चेंज इन इनकम हो रही है ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। एक तो ये हो गया, ठीक है। और मल्टीप्लायर जो होता है दैट इज इन इनवर्स रिलेशन टू एमपीएस और एमपीसी। एमपीएस और एमपीसी, एमपीएस क्या मतलब है? क्या इसका इनवर्स रिलेशन है? जितनी एमपीएस ज्यादा होगी उतना मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। देखो सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई करवाने के लिए इकोनॉमी में पैसा भेजना पड़ेगा, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट इज वन टाइप ऑफ इंजेक्शन। और तुमने तो पैसा सेव कर लिया। एमपीएस कल हमने किया तो सही, एमपीएस का मतलब इनकम बढ़ी थी उसमें से ज्यादा सेविंग कर ली। जब तुमने इकोनॉमी में पैसा भेजा ही नहीं तो वो मल्टीप्लाई कैसे होएगा? जेब में पड़ा पड़ा थोड़ी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जितना एमपीएस ज्यादा उतनी इकोनॉमी में मल्टीप्लिकेशन कम, जितनी एमपीएस कम उतनी इकोनॉमी में मल्टीप्लिकेशन ज्यादा। और
1/1 माइनस MPC, इसमें से कोई भी फॉर्मूला आपके क्वेश्चंस में यूज हो सकता है। आपको मल्टीप्लायर का एक और पॉइंट करना है कि ये फॉरवर्ड भी काम करता है और ये बैकवर्ड भी काम करता है। ये जो आपने बात की ये इकोनॉमी को फॉरवर्ड लेके जाने की थी। अगर आप इकोनॉमी में से इन्वेस्टमेंट कम कर दो तो आपकी इकोनॉमी पीछे भी आ सकती है। दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ मल्टीप्लायर, फॉरवर्ड वर्किंग भी है एंड बैकवर्ड वर्किंग भी है। इस चैप्टर में आपको यही करना था, ठीक है। एंड इन लास्ट चैप्टर ऑफ दिस सेगमेंट इट इज प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड। देखो ये क्या कहता है, क्योंकि आप केन्जियन थ्योरी कर रहे हो, हालांकि जो क्लासिकल अप्रोच थी हमने बिल्कुल मैक्रो की शुरुआत में की है, कुछ याद है आपको? जब हम मैक्रो की शुरुआत में करते थे तो देयर आर टू अप्रोचेस, जिसमें हम कहते हैं कि वन इज क्लासिकल एंड अदर इज केन्जियन। आप कौन सी कर रहे हो? आप केन्जियन कर रहे हो। केन्जियन कहता है कि जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? ये है, ये इकोनॉमी के पूरे पोटेंशियल पे भी आ सकता है, कम पोटेंशियल पे भी आ सकता है, ओवर पोटेंशियल पे भी आ सकता है। आपको तो इक्विलिब्रियम लेके आना है ना, ADAS बराबर लेके आना है, लेकिन ये तीन सिचुएशंस पे आ सकता है। या तो आपकी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगी, या आपकी इकोनॉमी में अंडर एम्प्लॉयमेंट रहेगी, या आपकी इकोनॉमी में ओवर एम्प्लॉयमेंट रहेगी, ठीक है। When you talk about full employment, तो full employment की तो यही डायग्राम है जो भी आप करते हो कि जितना रिक्वायर्ड है उतना ही है। दिस इज, इसमें हम क्या करते हैं, ये गया AS, ये गया AD, ये पोटेंशियल था इक्विलिब्रियम का और इसी पे हो, इससे ज्यादा कम नहीं है। यू वांट कि OY लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो तो OY है, बस ये फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया। इस केस में सरकार कोई स्टेप्स नहीं लेती है। जब आपको लगता है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी तो सरकार को स्टेप्स लेने की जरूरत ही नहीं है। बट इफ यू से कि अंडर एम्प्लॉयमेंट है, जो कि ज्यादातर हमारी इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिलती है, इसका मतलब क्या है, दिस वाज AS एंड दिस वाज AD विच वाज रिक्वायर्ड, दिस वाज रिक्वायर्ड, लेकिन एक्चुअल जो AD है this is AD1, this is required but you are at this point। इसका मतलब आपको समझना है, इसका मतलब ये है कि ये जो इक्विलिब्रियम है OY लेवल, दिस इज रिक्वायर्ड। आपकी इकोनॉमी का इतना पोटेंशियल है कि आप OY लेवल जितना इनकम जनरेट कर सकते हो, आप इतने लोगों को नौकरी दे सकते हो, लेकिन आपने कम लोगों को नौकरी दी हुई है। कम लोग नौकरी करेंगे, ठीक है, मैं कहती हूँ 100 लोगों का पोटेंशियल था, तुमने नौकरी दी मान लो सिर्फ 50 लोगों को, डिमांड कौन क्रिएट करेगा? सिर्फ 50 लोग क्रिएट करेंगे। केन्जियन थ्योरी क्या कहती है, जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई होगी, तो इसके इक्वेशन में सप्लाई आ जाएगी, इक्विलिब्रियम आ गया। लेकिन इक्विलिब्रियम कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे के आया? 50। अरे बाकी 50 तो फ्री बैठे हैं, पर पोटेंशियल तो है, इकोनॉमी को बढ़ाओ। दिस इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो आया बट एम्प्लॉयमेंट कम की। इस केस में क्या होगा कि ये जो आपका गैप दिख रहा है, दिस वन, दिस गैप, this is known as deficit demand, डिमांड इतनी कम है, या डिफ्लेशनरी गैप, क्योंकि देखो डिमांड कम है, पोटेंशियल ज्यादा का है, तो प्राइसेस गिरेंगी, है ना। डिमांड जब भी कम होगी तो आपकी इकोनॉमी डिफ्लेशन की तरफ दौड़ेगी। इस केस में जो सरकार होगी वो स्टेप्स लेगी इसको यहाँ पे लेके आने के लिए, एंड हमारे पास दो ही स्टेप्स हैं, वन इज मॉनेटरी, अदर इज फिस्कल। थोड़ी सी बात करूंगी अभी उसके बारे में। अभी आ जाता है ओवर एम्प्लॉयमेंट। अब देखो ओवर एम्प्लॉयमेंट को समझना थोड़ा मुश्किल है, मैम जितने लोग है ही नहीं तो ओवर एम्प्लॉयमेंट हो कैसे गई? ओवर एम्प्लॉयमेंट है नहीं है, ये दिख रहा है इकोनॉमी में कि ऐसा है। देखो क्या बोलता है, दिस इज AS and this is
AD, दिस इज रिक्वायर्ड वन, ठीक है। अब यहां पे ये AD1, दिस इज एक्चुअल। थोड़ी सी डायग्राम गलत होती है ये, ठीक है, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि डायग्राम को इंटरप्रेट करने का यहाँ पे तरीका थोड़ा गलत है जो आपकी बुक्स में लिखा जाता है। इससे तो ये पता चल रहा है, ये वाली अगर मैं डायग्राम बनाती हूँ कि ओवर एम्प्लॉयमेंट पे भी इक्विलिब्रियम आ रहा है, लेकिन ओवर एम्प्लॉयमेंट पे कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आता है, इन्फ्लेशन ही लेके आएगा। आप और सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते, सप्लाई कर्व शुड नॉट बी लाइक दिस, ठीक है। लेकिन ये चलो ये डायग्राम बना के चलते हैं, इसलिए हम बना देते हैं। दिस इक्विलिब्रियम लेवल एट OY, दिस इज व्हाट वी रिक्वायर। इतना ही पोटेंशियल है तुम्हारी इकोनॉमी, तुम्हारी इकोनॉमी सिर्फ इतने ही लोगों को नौकरी दे सकती है। पोटेंशियल तुम्हारे देश में 100 लोग हैं, ठीक है, तुम्हारा देश 80 लोगों को ही मैक्सिमम नौकरी दे सकता है। आपको पता है फुल एम्प्लॉयमेंट डजंट मीन्स 100% एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कभी भी हम ये नहीं लेते हैं कि 100 के 100 को नौकरी मिली हुई है, ठीक है। हल्की फुल्की अनएम्प्लॉयमेंट हम झेल के भी चलते हैं, क्योंकि देश में पूरी एम्प्लॉयमेंट कर देंगे तो इनकम लेवल बहुत बढ़ जाएगा, तो इन्फ्लेशन बहुत आ जाएगी। सरकार थोड़ी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट तो लेके ही चलती है कि इतनी चल जाएगा। मेरे देश का पोटेंशियल सिर्फ 80 लोगों को नौकरी देने का था, लेकिन मैंने 100 को दिया। मैम ऐसे कैसे 100 को दिया? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट तो हो सकती है। एक जगह पे आपने बड़ी बार शॉप्स देखी होंगी, एक जगह पे 2 जनों की जरूरत है, रखे 4 जने हुए हैं। अब यार GDP तो 2 जने ही जनरेट करके दे रहे होंगे, बाकी 2 तो फालतू होंगे, उनका तो कोई कंट्रीब्यूशन जा नहीं रहा। अब लेकिन वो जो 2 जने एक्स्ट्रा ये वाली इनकम लेके जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको थोड़ी पता कि हम एक्स्ट्रा हैं। वो तो सैलरी लेंगे ना, बोलो यस और नो। जब वो सैलरी लेंगे तो वो क्या डिमांड नहीं जनरेट करेंगे? डिमांड जनरेट करेंगे। क्या उस डिमांड को सप्लाई मैच कर सकती है? नो, दिस इज ओवर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एक्चुअल में जो इसकी डायग्राम बननी चाहिए ये रहा, दिस इज AD विच इज रिक्वायर्ड, लेकिन ये तुम्हारी एक्चुअल है। मतलब ये सिर्फ प्राइजेस को अप करेगी, इक्विलिब्रियम आएगा लेकिन अब प्राइजेस पे आएगा। आप सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। जब आपने बोल दिया कि आपका फुल एम्प्लॉयमेंट यहां पे आ चुका है, फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाने का मतलब ही क्या होता है कि अब आप और सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। भाई इसके बाद भी तुमने सप्लाई कब ऊपर इलास्टिक कर दिया, और अगर सप्लाई कब इलास्टिक है ही तो अभी फुल एम्प्लॉयमेंट आया कैसे? ये कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है। आपके सरकार को पता चलेगा कि भाई ज्यादा लोगों को नौकरियां दे रखी हैं, ये तो इनकम जनरेट कर रहे हैं फालतू की, डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इनको अनएम्प्लॉय करने का टाइम आ गया। बहुत बार आपने देखा होगा रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कर्स होता है, सरकार कोई ऐसी पॉलिसी निकाल देती है कि लोग अपने आप ही छोड़ देते हैं या निकाल देते हैं, ठीक है। तो आपकी इकोनॉमी यहां से यहां आएगी, मतलब घूम फिर के आना तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही है। अपने आप आ गई वेल एंड गुड है, वरना सरकार जबरदस्ती लेके आएगी। अब जब हमने यहां पे 2 बातें कर ली कि डिसइक्विलिब्रियम आने का चांस है, डिसइक्विलिब्रियम 2 कंडीशंस में हो सकता है, या तो ये ज्यादा होगी या ये कम होगी। जब ये ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशनरी गैप लेके आएगी, जब ये कम होगी तो डिफ्लेशनरी गैप लेके आएगी। इन दोनों सिचुएशंस को करेक्ट करने के लिए सरकार घुसती है। यही तो केन्जियन की थ्योरी है। याद करो थोड़ा सा, क्लासिकल थ्योरी में हम ये कहते थे कि अगर डिसइक्विलिब्रियम आ भी गया तो इकोनॉमी खुद इतनी एफिशिएंट है कि वो अपने आप को ठीक कर लेगी, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे वो अपने आप करेक्शंस हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो कहते हैं इकोनॉमी इतनी एफिशिएंट कभी नहीं होती कि वो अपने आप करेक्ट कर ले, हमेशा सरकार को बीच में घुसना पड़ता है। कौन बोलता है? ये केन्स बोलता है, और वो सही बोलता है। और सरकार के पास 2 हथियार हैं, फिस्कल, मॉनेटरी। व्हेन यू टॉक अबाउट कि फिस्कल, तो फिस्कल में हम 3 ही चीजों पे बात करते हैं हमेशा, याद है क्या क्या? गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन उसमें भी 3 पॉइंट्स आपने किए हुए हैं, ठीक है,
कि वो किस पे काम करता है। एक तो टैक्सेस, ठीक है, पब्लिक डेट, देन लास्ट डेफिसिट फाइनेंसिंग। नाउ दिस डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन चल रही है, डिफ्लेशन चल रही है, फिस्कल में है तो यही तीन। मानो इन्फ्लेशन चल रही है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, एडी ज्यादा है, एडी कम करनी है, एडी कम करने के लिए टैक्सेस क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। पब्लिक डेट मतलब बोरोइंग, अब मुझे लोगों के जेब से पैसा निकालना है तो मैं पब्लिक डेट बढ़ा दूंगी। डेफिसिट फाइनेंसिंग, प्रिंटिंग ऑफ न्यू नोट्स नहीं करूंगी, वाइस वर्सा इन डिफ्लेशनरी गैप। इन मॉनेटरी पॉलिसी यू हैव टू मेजर्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, जो कि आपकी बैंकिंग का ही पार्ट है। क्वांटिटेटिव में आप जो मोटे मोटे कुछ मेजर्स करते हो, दैट आर CRR, SLR, रिवर्स रेपो, रेपो, बैंक रेट, ठीक है, ये सब आप करते हैं। इसको क्वांटिटेटिव में क्यों बोला गया, क्योंकि इन सब चीजों से मैं मान के चल रही हूं कि आपको बैंकिंग चैप्टर याद है, तभी ये वाला पॉइंट आता होगा, ठीक है। CRR, SLR पैसों को ब्लॉक करता है, रेपो कमर्शियल बैंक के पास पैसे की अवेलेबिलिटी बढ़ाता है, रिवर्स रेपो पैसे की अवेलेबिलिटी कम करता है, अपने पास RBI रखता है। इन सब चीजों को बढ़ा दिया जाएगा इन केस ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, ब्लॉकेज को बढ़ा दिया जाएगा, CRR को बढ़ा दिया जाएगा, SLR को बढ़ा दिया जाएगा, रिवर्स रेपो को बढ़ा दिया जाएगा, रेपो को बढ़ा दिया जाएगा, वाइस वर्सा इन डिफ्लेशनरी गैप। क्वांटिटेटिव, जब आप क्वालिटेटिव की बात करते हो, इससे मनी की क्वांटिटी ना बढ़ती है ना कम होती है, जो मनी की क्वांटिटी आपके पास ऑलरेडी है उसकी सिर्फ डायरेक्शन बदलती है। तो इसमें जो आपके पास कुछ चीजें आती हैं, दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मॉरल सुएशन, क्रेडिट, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, किसको क्रेडिट देना है किसको क्रेडिट नहीं देना है। दिस इज इट फॉर योर डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड। आपको एक ओवरव्यू चाहिए था तो मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया ताकि ये प्रॉपरली आपका कंप्लीट हो जाए। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, एनी डाउट इन दिस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आप क्या करना चाहेंगे, ओके, चलिए अभी इस चैप्टर के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में। रिकॉर्डिंग लगी।